Welcome back. This is the MCQs of first chapter. रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, उसी का इंपॉर्टेंट MCQs एंड नोट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा डिस्कस करेंगे कि पढ़ते पढ़ते वीडियो देखते देखते आप लोगों को 80% याद हो जाए। ठीक है, सो आगे पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिक काउस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इकोनॉमिक काउस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ruin ऑफ ट्रेड एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी स्ट्रिकन पीजेंट्स। सी, इंडिया बिकम एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। एंड डी, इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल्स। इसका आंसर क्या हो सकता है, जवाब में। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल्स कौन सा काउज है? ये मिलिट्री काउज है। कौन सा काउज है? मिलिट्री काउज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सब्सिडरी अलायंसेस। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सब्सिडरी अलायंसेस को अप्लाई नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, नॉट वाली बात आ गई है। तो ऑप्शन नंबर ए, द किंग वर्चुअली लॉस्ट देयर पावर, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। यहाँ सोचने वाली बात है कि सब्सिडरी अलायंसेस को किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। तो हो सकता है हमारा आंसर बी हो। आगे पढ़ते हैं। द किंग हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एट देयर ओन कोस्ट। दे हैड अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन देयर कोर्ट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रिगार्डिंग रॉन्ग है? ऑप्शन नंबर ए, द डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी, द डॉक्ट्रिन सपोर्टेड गवर्नर जनरल पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशंस। ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्रिन था ये एनेक्सेशन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा था, ये सही है। द डॉक्ट्रिन मीन दैट व्हेन रूलर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट अ हायर द स्टेट पास्ड बैक टू द इंग्लिश कंपनी, ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ही है। द प्रोमिनेंट स्टेट्स टू फॉल विक्टिम टू द डॉक्ट्रिन वायर सतारा, झांसी एंड नागपुर, ये भी सही है। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये नहीं है। डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉट लॉर्ड वेलेस्ली, बाय लॉर्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डैश अनाउंस दैट द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह could not use imperial titles। कौन ऐसा वाइसराय थे, कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ये कहा था कि बहादुर शाह यदि मुगल एम्परर का टाइटल कोई अब यूज़ नहीं कर पाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। बी, लॉर्ड वेलेस्ली। डी, लॉर्ड डलहौजी एंड सी, लॉर्ड डलहौजी एंड डी, लॉर्ड रिपन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया था कि बहादुर शाह के बाद कोई भी मुगल एम्परर का इंपीरियल टाइटल यूज नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पावर बिगेन टू इंक्रीज रैपिडली इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल। यानी किस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ने लगा था भारत में? बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और किसके बाद? हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर को इंक्रीज करने लगा था। तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंसेस विथ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। अच्छा, हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंसेस? लॉर्ड वेलेस्ली। और सबसे पहला कौन सा ऐसा स्टेट था जो सब्सिडरी अलायंसेस के अंडर आया था? तो वो होगा सतारा। और अगर ऑप्शन में अवध हो और सतारा नहीं हो तो अवध भी हमारा हो सकता है। ठीक है, तो यही फर्स्ट 2 स्टेट्स था, सतारा एंड अवध। क्वेश्चन नंबर 7, दिस एक्ट मेंशन्ड दैट ऑल रिक्रूट्स टू द आर्मी हैड टू सर्व एवरीवेयर विद इन और आउटसाइड इंडिया। ये एक्ट ये कहता है कि जितने भी लोग आर्मी में आते हैं उनको भारत में या फिर भारत के बाहर कहीं पर भी सर्व करने का, सर्विस देने का मौका मिल सकता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा एक्ट लाया था? ऑप्शन नंबर ए, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी,
रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी सब्सिडरी अलायंसेस। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्सिडरी अलायंसेस तो नहीं हो सकता है, रॉलेट एक्ट भी नहीं होगा और रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी भारतीय सेना में या ब्रिटिश के सेना में शामिल होता है तो वह पूरे विश्व में कहीं पर भी यूरोप में सर्विस दे सकता है, चाहे वो 7 समुंदर बाद लंदन में क्यों नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द लॉस इन विच वार रिवील द वीकनेस ऑफ द ब्रिटिश। कौन से वार में भारत हारा जिससे कि ब्रिटिश को मालूम चला कि भारत अब वीक हो गया है। तो दैट विल बी अवर ऑप्शन नंबर सी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर यहाँ इंक्रीज करने लगा था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड इंडियन सिपाहीज रिफ्यूज टू गो आउटसाइड इंडिया। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में कहा गया था कि भारतीय सैनिक जो भी सेना में शामिल होते हैं उनको कहीं पर भी सर्विस देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो। तो इंडियन सिपाहीज जो भारतीय सैनिक थे वो बाहर जाने से क्यों मना कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए, सी वोयाज वाज फॉरबिडन बाय देयर रिलीजियन। ऑप्शन नंबर बी, दे फियर्ड दे वुड कैच इन्फेक्शंस एंड डिसीज, ये तो नहीं हुआ, कट गया। ऑप्शन नंबर सी, दे फियर्ड सी स्टॉर्म्स, नहीं ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, दे फियर्ड अटैक बाय द पायरेट्स, पायरेट्स मीन्स जो डाकू होते हैं, ये भी नहीं। तो उन लोगों को क्या था कि सी वॉयज वाज फॉरबिडन बाय देयर रिलीजियन, इम्प्योर, अगर कोई भी समुद्र को पार करता तो हिंदू रिलीजन में वो इम्प्योर कहलाता था, हम लोग पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द सब्सिडरी अलायंसेस हैड रिड्यूस्ड द रूलर ऑफ इंडियन स्टेट टू द पोजिशन ऑफ, यानी कि जब सब्सिडरी अलायंसेस आया तो भारतीय राज्यों को किस जगह पर ला के खड़ा कर दिया था, पपेट, सिपॉय, क्लॉन और पीजेंट। तो जब सब्सिडरी अलायंसेस आया था तो भारतीय राजाओं को एक से पपेट बना के रख दिया था, एक कठपुतली। पपेट मतलब कठपुतली, वो जो हम लोग हाथों से नचाते हैं ना, वही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इम्प्लाइड दैट सोल्जर्स, यानी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या कहता है सोल्जर्स के खिलाफ, वुड नॉट बी गिवन प्रमोशन, वुड हैव टू ट्रेवल ओवरसीज टू फाइट, वुड बी गिवन टू लेस सैलरीज, वुड नॉट बी गिवन एक्स्ट्रा अलाउंसेस। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि वुड हैव टू ट्रेवल ओवरसीज टू फाइट, यानी कि कहीं पर भी जाना पड़ सकता है, क्या करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए, ठीक है। तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इसी के लिए आता है। नेक्स्ट, हाँ इंपॉर्टेंट, नाना साहब वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ हुम, बाजीराव टू नाना साहब वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा टू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, झांसी वाज एनेक्स्ड बाय अप्लाइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। झांसी को जो एनेक्स किया गया था, झांसी को जब अपने कब्जे में लिया था ब्रिटिश, तो ऐसा कौन सा वो अपनाया था, कौन सा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लगाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एलेज्ड मिसरूल, ऑप्शन नंबर बी सब्सिडरी अलायंसेस, ऑप्शन नंबर सी क्वींस प्रोक्लेमेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, ये व्हाट इज एलेज्ड मिसरूल, इसके बारे में हम एक चीज़ बताते हैं कि टेरिटरी दैट was being misgoverned, okay, so what is alleged misrule, territory that was being misgoverned, ठीक है। ब्रिटिश क्या करते थे ना कि कभी कभी किसी टेरिटरी को ये बोल देते थे कि ये टेरिटरी का राजा या फिर ये टेरिटरी का जो राजा है वो सही से इसको चला नहीं पा रहा, इसलिए इसको हम अपने कब्जे में ले लेते हैं। और सबसे पहला स्टेट कौन सा था, वो अवध, जो एलेज्ड मिसरूल के अंडर, ब्रिटिश के अंडर आ गया था। नाउ सो व्हाट विल बी आवर आंसर, झांसी वाज एनेक्स्ड बाय अप्लाइंग व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी रानी लक्ष्मीबाई के पास खुद का अपना नेचुरल हायर नहीं था, इसी कारण से वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किसके अंडर आ गई थी, ब्रिटिश के अंडर आ गया था साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 एंड देयर लीडर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, सही है ये। कानपुर से नाना साहब थे, सही है। बिहार से खान बहादुर, नहीं ये गलत है।
कल्पी से तांतिया टोपे, ये सही है। बिहार से कौन थे? तो बिहार से थे हमारे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। और ये खान बहादुर कहाँ के थे फिर? ये खान बहादुर थे बरेली के। ओके, खान बहादुर कहाँ के थे? बरेली के थे। और बिहार से कौन किए थे? कुंवर सिंह किए थे। सो आवर आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नाउ 50 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड तात्या टोपे कैप्चर्ड एंड हैंग्ड टू डेथ? किस दिन तात्या टोपे को पकड़ लिया गया था और उनको मार दिया गया था? सो देयर इज वन अप्रैल 1859, अप्रैल 1859। ये बुक में एक छोटा सा वो है डेट्स का कॉलम, उसी में ये दिया गया था। नेक्स्ट वन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। कानपुर से बिलोंग करते हैं नाना साहेब, तो लखनऊ से कौन बिलोंग करेंगे? बेगम हजरत महल। ओके, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। ओके, सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। तो फिर सब्सिडरी अलायंसेस किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन? ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होने के बाद, जब भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था और उसके बाद भारत पे क्राउन का शासन आया था, क्राउन का रूल आया था, तो उस समय सबसे पहले वायसरॉय भारत के कौन बने थे? सो लॉर्ड कैनिंग बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड कैनिंग। देखिए ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। एक नोट्स है, क्या नोट्स है कि विनायक दामोदर सावरकर अपने किताब में लिखा था कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क्राइब्ड एट एज अ प्लैन्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। आगे, रीड इवेंट्स लाइक स्टोरी, यानी किसी भी इवेंट्स को ऐसे पढ़ो कि वो एक कहानी की तरह लगे और जल्दी से याद भी हो जाए। नाउ आई विल स्टार्ट इवेंट्स, व्हाट हैपेंड इन व्हेन। 1857 में क्या क्या हुआ था? 1857 के फरवरी 26 फरवरी को अनरेस्ट अमंग द सोल्जर्स एट बैरहमपुर, बंगाल। बंगाल के बैरहमपुर में सैनिकों में अशांति फैली थी। और अशांति किस लिए फैली थी? वो राइफल एनफील्ड राइफल्स के लिए। 29 मार्च, रिसेंटमेंट बाय मंगल पांडे एट बैरकपुर। फिर मंगल पांडे ने भी नाराजगी दिखाई थी 29 मार्च को। 9 मई को, रिसेंटमेंट बाय 85 सिपाहीज ऑफ 3rd कैवलरी एट मेरठ। मेरठ के तीसरी घुड़सवार सेना के 85 सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया था। 10 मई को, द सिपाहीज एट मेरठ ब्रोक आउट ओपनली अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हेडेड टुवर्ड्स दिल्ली। सब लोग मार के कहाँ चले गए थे? दिल्ली की ओर बढ़ गए थे। ठीक है, तो मेरठ के सिपाहियों ने खुलेआम अंग्रेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दिल्ली की ओर चल पड़े। ये मई 10 को हुआ था, 10 मई को हुआ था। मई 11 से 30 के बीच में क्या हुआ? आउटब्रेक्स इन दिल्ली, फिरोजपुर, बॉम्बे एक्सेट्रा, यानी जगह जगहों पर रिवोल्ट स्टार्ट हो गए। जून में कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ रिवोल्ट? ग्वालियर में, झांसी में, भरतपुर में होगा। सितंबर में क्या हुआ कि दिल्ली वापस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई, रिकैप्चर दिल्ली बाय इंग्लिश। इन नवंबर, डिफीट ऑफ द ब्रिटिश एट कानपुर, फिर कानपुर पे ब्रिटिश की हार हुई। और इन दिसंबर, विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश एट कानपुर। नवंबर में ब्रिटिश हार गया कानपुर में और दिसंबर में वापस जीत गया और वहाँ से तात्या टोपे फिर भाग गए। फिर 1858 में क्या हुआ? मार्च में, रिकैप्चर ऑफ लखनऊ बाय द ब्रिटिश, वापस से लखनऊ पे कब्जा हो गया। किसका? ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अप्रैल में, विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एट झांसी, झांसी में ब्रिटिश जीत गए झांसी में। और अपराइजिंग इन बिहार बाय कुंवर सिंह। और अप्रैल में 2 घटना घटी, एक तो झांसी पे कब्जा हो गया ब्रिटिशों का और दूसरी बिहार में कुंवर सिंह ने रिवोल्ट किया। जून, डेथ ऑफ रानी ऑफ झांसी, जून में रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। और जुलाई से दिसंबर में उन लोगों को लग गया व्हाट? रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया, यानी वापस से ब्रिटिश लोगों को अपने पावर बढ़ाने में जुलाई से दिसंबर में समय खत्म हो गया। और इन 1859 में क्या हुआ? अप्रैल में, तात्या टोपे कैप्चर्ड एंड हैंड टू डेथ। तात्या टोपे जो यहाँ पे भाग गए थे उनको वापस से पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बच्चों, ऐसे पढ़ो कि याद हो जाए। हिस्ट्री को हमेशा स्टोरी की तरह, कहानी की तरह पढ़ो। डेट को एक लाइन से याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, हैव ए गुड डे।